स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द फास्ट एग्ज़ाम एकेडमी पर। तो दोस्तों, तो क्लासेस जो हैं यूपी बोर्ड इसमें क्लास 10 का ये लेक्चर कराया जा रहा है आपके YouTube चैनल द फास्ट एग्ज़ाम एकेडमी पर। दिस इज चैप्टर नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी का ये लेक्चर नंबर 4 है। बाकी इससे पहले जो भी लेक्चर कराए गए हैं उसका वीडियो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जो चैप्टर कराया जा रहा है विद्युत परिपथ, ये चैप्टर कराया जा रहा है। और जो एग्जाम्पल कराए गए थे, आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे दो। एक जो मतलब श्रेणी क्रम संयोजन होता है प्रतिरोधकों का, और यह क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन होता है। इस दो तरीके के संयोजन को हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि जो हेडिंग मुख्य होगा वो हम लोग का क्या होगा, प्रतिरोधों का संयोजन। दो प्रकार का पढ़ना है, एक श्रेणी और एक समांतर। तो उससे पहले जो हम लोगों ने पिछला लेक्चर किया था उसमें एग्जाम्पल एक मैं कराया था, एक एग्जाम्पल आज की क्लास में कराया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो जो क्वेश्चन दिया है वो आपका क्या दिया है कि दिए गए पदार्थ के किसी L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध क्या है, R ओम है। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 है तथा मोटाई क्या है, 2A है। तो देखिए सिंपली हमसे क्या कह रहा है कि मान लीजिए एक पदार्थ है, ठीक है, एक पदार्थ है और उसकी लंबाई क्या है, L1। तो हम लोग कह देते हैं कि चलिए दिया है, ठीक है। पहले हम लोग क्या लिख लेते हैं कि दिया है। तो देखिए सिंपली क्या हो जाएगा, दिया है कि जो L1 है, लेट से जो पहले उसकी लंबाई थी वो क्या थी, L थी, और उस समय उसकी मोटाई क्या थी, A थी, ठीक है। और उस वक्त इसका प्रतिरोध कितना था, R, यानी जो R1 है उसे हम लोग क्या मान लेते हैं, R था, ठीक है। इसी पदार्थ के, यानी जो पदार्थ होगा उसी की बात हो रही है, चाहे वो कॉपर का हो या एल्युमिनियम का हो या आपका गोल्ड का हो, उसी तार की बात हो रही है। यानी कि तार की विशेषता जो प्रॉपर्टी है वो बदली नहीं जा रही है। तो कह रहा है कि इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई क्या है, L/2, यानी जो लंबाई है दूसरी, उसी पदार्थ की बात कर रहे हैं। उसी पदार्थ की लंबाई जो है क्या कर दी गई, L/2, और जो इसकी मोटाई थी लेट से A2, वो क्या हो गया, 2A। मोटाई यानी कि एरिया की बात हो रही है, ठीक है। उस वक्त आपका प्रतिरोध क्या होगा, आपसे पूछा है प्रतिरोध क्या होगा, यानी कि हमसे क्या पूछा है, R2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं सिंपली। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जो सूत्र है R और मतलब प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में R इक्वल टू क्या होता था, ρL/A, ठीक है। तो ये हमारा सूत्र होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, लेट से जो प्रतिरोध R1 था, अब प्रतिरोधकता, क्योंकि तार वही है, इसकी विशेषता तो बदल नहीं रही, यानी कि तांबे की ही तार है, तो प्रतिरोधकता जो होगी वो क्या होगी, एक समान होगी। तो ये रो ही हो जाएगा L1/A1। तो इसे हम लोग क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। एक बात याद रखिएगा, प्रतिरोध जो होता है वो परिवर्तित होता है, लेकिन जो प्रतिरोधकता होता है, रो क्या होता है, प्रतिरोधकता, जिसे हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं, यानी यह परिवर्तित नहीं होता, इसीलिए इस प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। चाहे लंबाई बढ़े या घटे, चाहे उसकी मोटाई बढ़े या कम हो, लेकिन प्रतिरोधकता नहीं बदलती, ठीक है। यानी किसी भी, जैसे स्वाभाविक सी बात है, किसी का स्वभाव आप बदल नहीं सकते, वो कम या ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन प्रतिरोध जो है वो परिवर्तित होता है, प्रतिरोधकता परिवर्तित नहीं होता। इसी प्रकार हम लोग दूसरे के लिए लिख लेंगे, वो क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। तो जो हमारा R2 होगा वो क्या हो जाएगा, ρL2/A2। दिस इज समीकरण 2। तो हम लोग क्या लिख लेते हैं, समीकरण 2 तथा समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, लेट से R2/R1। देखिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से इसका मतलब ये है, अब मैं समीकरण 1 या 2 को जोड़ूंगा, चाहे घटाऊं, चाहे गुणा करूं या भाग करूं, वो मेरी मर्जी। मैं दो समीकरण लेकर अब काम करूंगा,
ठीक है, आपको ऐसे लिखना भी है एग्जाम में कि हम दो समीकरण ले लिए, एक और दो, उससे जो मुझे करना है वो मैं करूंगा, चाहे उन्हें जोड़ू, घटाऊं, गुणा करूं, भाग करूं, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो R2/R1 क्या हो जाएगा, तो देखिए R2 क्या है, रो L2/A2 बटे क्या हो जाएगा, रो L1, और ये क्या हो जाएगा A1। तो मैथमेटिकली तो ये कैंसिल हो सकते हैं, गणितीय रूप में रो रो से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, R2/R1 बराबर, तो देखिए अगर मैं इसे थोड़ा सॉल्व कर लूँ तो L2 बटे क्या हो जाएगा A2, और ये जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा नीचे वाला कहाँ चला जाता है, बिल्कुल ऊपर, A1/L1। अब हम लोग वैल्यू को धीरे से क्या करेंगे, पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा R2/R1 इक्वल टू, L2 क्या था, दूसरी बार आपकी लंबाई कितनी रख दी गई थी, L2 हमारा क्या किया गया था, लंबाई को आधा कर दिया गया था, यानी कि L/2। तो जो वैल्यू है उसे पुट कर लेते हैं धीरे से, क्या हो जाएगा, जो लंबाई है L2 क्या हो जाएगा L/2 बटे A2 क्या हो जाएगा 2A, दो टाइम दो गुना होना था, A1 क्या है A है, L1 क्या था L था। अब हम लोग इसे लिख सकते हैं R2/R1 इक्वल टू L/, ये सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 4A गुणे A बटे L, तो ये L से L कट जाएगा और A से A कट जाएगा, तो जो R2/R1 है वो हमारा कितना आ जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि ये R2 क्या आपको R का मान दिया है, हम लोग क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या यहाँ पे R का मान दिया है, R1 का मान चेक कर लेते हैं। दिए गए पदार्थ का प्रतिरोध R है, ठीक है, तो R दिया तो R ही रहने देते हैं। अगर कोई वैल्यू दिया रहता तो हम लोग क्या करते उसे चेंज कर लेते हैं, बट कोई वैल्यू नहीं दिया है। तो अब हमारा प्रतिरोध क्या होगा, यहां से जो R2 आएगा वो क्या हो जाएगा, R2 यहां से क्या हो जाएगा, R2 बराबर R1 ऊपर चला जाएगा, यानी कि R1/4, यानी कि जो प्रतिरोध है वो घटेगा, पहले प्रतिरोध की अपेक्षा उसका क्या हो जाएगा 1/4। 1/4 होने का मतलब अगर यहाँ पे R1 का मान 4 रहता तो R2 का मान क्या हो जाता 4/4, कटने के बाद कितना आ जाता 1 ओम। बात समझ रहे हैं, यानी कि प्रतिरोध 1/4 हो जाता। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। कभी कभी ये बातें होती हैं कि भाई लंबाई बढ़ रही है तो प्रतिरोध क्या होगा, घट रही है तो क्या होगा, इसके बारे में मैं पिछले वीडियो में भी बात कर चुका हूँ कि लंबाई के साथ प्रतिरोध बढ़ेगा और चौड़ाई यानी कि क्षेत्रफल के साथ लंबाई प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। ठीक है, तो ये पिछली बातें थी, पिछला जो कराया गया था लेक्चर उससे रिलेटेड ये दूसरा उदाहरण था। चलते हैं आज के क्लास पे। तो आज जो दिया है हमारा क्या दिया है, कह रहा है प्रतिरोधकों का संयोजन, जो आज हम लोग को पढ़ना था, प्रतिरोधकों का संयोजन यानी कि प्रतिरोधों को जोड़ना है। संयोजन मतलब क्या, जोड़ना है। अब हम लोग कितनी तरीके से जोड़ेंगे, दो तरीके से, एक हमारा होगा श्रेणी क्रम संयोजन और एक क्या होता है पार्श्वर्य क्रम संयोजन। ये पार्श्वर्य है, ठीक है, पार्श्वर्य क्रम संयोजन या समांतर क्रम संयोजन। कुछ बातें मैं आपको यहीं पे लिख दे रहा हूं जो कि याद रखिएगा। जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है उसमें धारा क्या होती है, एक समान होती है। धारा क्या होती है, एक समान होती है, समान होती है, ये बात याद रखिएगा। और जो पार्श्वर्य या समांतर क्रम होता है उसमें विभवांतर यानी कि विभव जो कहते हैं, विभवांतर क्या होगा, एक समान होगा, समान होगा। ठीक है, अब बात यह है कि ये कहाँ कहाँ समान होगी, जैसे धारा एक समान होगी कहाँ पे, जो प्रतिरोध जोड़े जाएंगे। अगर प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ दिए गए तो वो क्या कहलाएगा, मतलब वो उस प्रकार का संयोजन जो श्रेणी क्रम होगा उसमें प्रत्येक प्रतिरोधों पर जो धारा होगी वो क्या होगी, एक समान होगी। जबकि पार्श्वर्य क्रम संयोजन जो होगा उस पर विभवांतर, सभी प्रतिरोधों के बीच विभवांतर क्या होंगे, एक समान होंगे। ठीक है, तो पहला देखिए जो श्रेणी क्रम संयोजन है, तो देखिए श्रेणी क्रम संयोजन का परिभाषा क्या कहता है कि आप अगर प्रतिरोधकों को इस प्रकार जोड़े, लेट से ये प्रतिरोध हमारा क्या है R1, तो R1 का जो दूसरा यानी कि पहले प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है
वो दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से क्या होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए। देखिए ये R1 हो गया, ये पहला प्रतिरोध, और ये R2 दूसरा। तो R1 का ये वाला पोर्शन क्या होगा, दूसरा मतलब दूसरा सिरा होगा, और ये वाला क्या है, पहला सिरा। तो ये जो दूसरा सिरा है R2 के पहले सिरे से क्या कर दिया, जोड़ दिया, तभी तो ये जाके संयोजित होंगे, जब ये यहाँ पर आकर जुड़ जाएंगे। इसी प्रकार जो R2 का दूसरा सिरा होगा, ये R2 हुआ, यह इसका क्या है, दूसरा सिरा। ये दूसरा सिरा अगले यानी कि तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से क्या रहता है, जुड़ा रहता है। इस तरह के संयोजन को ही क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन वह संयोजन होता है जिसमें एक प्रतिरोध, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, जो पहला प्रतिरोध है इसका दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से क्या होता है, जुड़ा रहता है। इस प्रकार का संयोजन ही क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। और इन सभी में धाराएं एक समान होती है, अर्थात I सभी प्रतिरोधों पर क्या होगा, एक समान होगा। बात समझ में आई। अब इस सर्किट को यानी परिपथ को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ पर एक स्रोत जोड़ देते हैं, बैटरी, तो बड़ा वाला प्लस होता है, छोटा वाला क्या होता है, माइनस। और एक, यह कितने सेल की बैटरी होगी, एक सेल की, एक प्लस एक बड़ा एक छोटा वाला, तो कितने हो जाएंगे, एक सेल, एक प्लस एक माइनस मिलाकर एक सेल। और सेल के जुड़ने से क्या बनती है, बैटरी बनती है। और इसी तरीके से एक बड़ा एक छोटा, लेट से हम मान लिए कि 2 सेल से मैं काम चला लूंगा, 2 सेल की एक बैटरी मैं ले लिया हूं, ठीक है। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, सिंपली मैं इसे यहाँ जोड़ दूं और यहाँ पे एक अमीटर लगा दे रहा हूँ जो कि क्या मापेगा, धारा। यहाँ से टोटल धारा आ जाएगी, ठीक है। और नहीं तो कुंजी लगा देते हैं, कुंजी भी जरूरी है, सर्किट जब तक बंद नहीं होगा तब तक धारा बहेगी कहाँ से और परिपथ पूरा कहाँ से होगा। तो मैं एक कुंजी लगा देता हूँ K और वह परिपथ क्या कर देता हूँ, बंद कर दे रहा हूँ, तभी तो धारा बहेगी। और ये हमारा क्या है, V है, ठीक है। ये प्लस और ये माइनस। ये इस तरीके से आपको परिपथ बनाना, इस तरीके का चित्र आपको एग्जाम में बनाना है। और चूंकि इस पे विभवांतर अलग अलग है तो यहाँ से जो विभवांतर होगा, लेट से V1 R1 पे जो विभवांतर होगा, और इस पर क्या है V2, और तीसरे पर क्या है V3 है। इस तरीके से ये फिगर भी बनाना है। अगर आपको कुछ बातें क्लियर नहीं है तो मैं क्लियर बना दूं फिगर कुछ, और इस प्रकार से बना देता हूं कि जो ये यहाँ पे I है इसे हटाकर ऊपर रख दे रहा हूँ ताकि ये हमारा अच्छे से शो करे। और ये K को भी हटा दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। K को हटा दे रहे हैं और I को वो हम लोग कहीं और नोट कर दे रहे हैं, जैसे I यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ और K हमारा यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, ठीक है। आई होप कि फिगर आपको बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा। तो चलिए आगे चलते हैं, इसका छोटा सा एक डेरिवेशन करना होगा तो वो भी करा देते हैं। देखिए इस प्रकार के संयोजन में धारा क्या होती है, एक समान। ये नोट करके लिखना है आपको, एग्जाम टाइम में भी ये बातें लिखनी होगी। मैंने आपको थियरी अभी ओरल भी ये बातें बता दिया है। अब देखिए जो फिगर है उसी के बारे में दिया है कि माना 3 प्रतिरोध हम लोग जो है R1, R2 और R3, ठीक है, श्रेणी क्रम में संयोजित है, जिनके सिरों के बीच विभवांतर क्या है, V1, V2 और V3 है। ये R1 एक्चुअली ऐसा है, R सफिक्स में 1, R सफिक्स में 2, R सफिक्स में 3, इस तरीके से ऐसे विभवांतर भी है, ठीक है। ऐसे ही हमारा विभवांतर भी है। तथा प्रत्येक प्रतिरोधों में प्रवाहित होने वाली धारा I है, यानी कि सभी प्रतिरोधों में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो क्या है, I है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, ओम के नियमानुसार। तो ओम का नियम क्या कहता है, V = IR, यानी कि किन्हीं 2 सिरों के बीच प्रवाहित होने वाली धारा उनमें उत्पन्न विभवांतर के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यही हमारा ओम का नियम था, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ये धातु के लिए था। तो देखिए मैं इसे समीकरण 1 लिख ले रहा हूं। इसी प्रकार अगर मैं लिखना चाहूं इसी प्रकार, तो V1 हमारा क्या होगा, I1 R1, V2 क्या होगा, I2 R2। अब चूंकि I2 ही आपका I है, मैंने कहा ना धारा क्या है, एक समान, तो मैं I2 को सिर्फ क्या लिख ले रहा हूँ, I लिख ले रहा हूँ। I1 I2 इन सबको क्या लिख ले रहा हूँ, I लिख लेगा। और इसी प्रकार मेरा V3 क्या हो जाएगा,
IR3 हो जाएगा। तो अब देखिए क्या होगा आगे, इसे समीकरण बना लेते हैं। दिस इज 2 3 रोमन नंबर एंड दिस इज 4। अब अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहूं तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, एक अगला पेज ले लेते हैं, उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, अब जो परिपथ का कुल विभवांतर जो होगा, कुल विभवांतर कितना होगा, ये विभवांतर हो गया, ये थोड़ा देख लीजिएगा, अ की मात्रा यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, विभवांतर। अब देखिए क्या हो जाएगा, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, ये हमारा विभवांतर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सिंपली हम लोग जो समीकरण लिखे हैं, ऊपर के समीकरणों का उपयोग करने पर, उपयोग करने का मतलब अब हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, उपयोग करने पर क्या होगा, v के जगह पे क्या लिख लेंगे, IR, यहाँ पर क्या लिख लेंगे, IR1, यहाँ पर क्या हो जाएगा IR2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा IR3। बिल्कुल जैसे ऊपर लिखा था, V1 V2 V3 के जगह मैं V के जगह IR लिख दिया, V1 के जगह IR1, V2 की जगह IR2 एंड V3 के जगह IR3। बस अब सिंपली हमारा देखिए आंसर आ जाएगा। तो आंसर देखिए क्या आएगा, अगर मैं इसे IR लिख दूं तो यहां से I कॉमन कर सकता हूं, मैथमेटिकली I क्या कर लूं, कॉमन कर लूं। अब ये मेरा क्या हो जाएगा, R1 R2 और R3 हो जाएगा। तो ये I से I क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मैथमेटिकली तो कट ही सकता है। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 R2 R3। इस तरीके से आपको जोड़कर लाना है, या आपका परिणामी क्या हुआ, प्रतिरोध। कभी कभी इस प्रतिरोध को जो R है, इसे इस परिपथ का क्या कह देते हैं, तुल्य प्रतिरोध। इसी को नाम क्या रख देते हैं, तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध कहने का मतलब यह है, यह क्या है, या परिणामी प्रतिरोध, परिणामी प्रतिरोध। बात समझ में आई, यह इतनी बातें होती है इसकी। अब मैं मान लो कि मैं 3 के जगह और भी प्रतिरोध को ले लिया, यानी कि n तक, जैसे R1 R2 R3 R4 R5 इस तरीके से, तो मैं उस समय क्या कहूंगा, माना n प्रतिरोधों को जोड़ने पर इसका अर्थ यह है कि मैं n प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया हूं। तो उस समय जो इसका रिजल्ट होगा वो होगा R इक्वल टू R1 R2 R3 और फिर डॉट 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 कहां तक, Rn। n क्या है, प्राकृतिक संख्या है। बात समझ में आई, यह इतनी बातें होती हैं किसमें, समांतर श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक, अब मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल लेकर और इससे रिलेटेड, यानी श्रेणी क्रम संयोजन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, जो कि एग्जांपल के थ्रू ही हो पाएगा। तो आप लोग ये इतनी बातें मैं आशा करता हूं कि नोट कर लिए होंगे। तो देखिए एक एग्जांपल कराते हैं। अगर आपको साथ साथ नोट करना रहे जो मैं पढ़ा रहा हूं, तो आप वीडियो को पॉज कर लिया कीजिए, पुश करके जो पॉज होता है उसे रोक लीजिए, उसके बाद नोट करके फिर वीडियो को प्ले कर लिया कीजिए। इससे आप नोट भी करते रहेंगे और चीजें पढ़ते भी रहेंगे। तो देखिए एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं। कह रहा है कि दिए गए परिपथ में 10 ओम 6 ओम 4 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है। परिपथ के समतुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। एक परिपथ मान लीजिए इस तरीके से है, ये काप दिया है, एक यहां से दिया है प्रतिरोध और एक ये दिया गया है। इस तरीके से 3 प्रतिरोध दिए गए हैं। लेट्स से दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, और इसका प्रतिरोध आपको कितना दिया है, 10, और इसका दिया है 6, और यहाँ पे कितना है, 4। ठीक है, इन सब का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। यहाँ पे क्या होगा, ओम होगा। इन सब को किस में जोड़ना है, श्रेणी क्रम में। किस में जोड़ना है, यहाँ पे देख सकते हैं आप किस में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में। तो जो सूत्र होता है वो क्या होता है, R इक्वल टू R1 R2 और R3।
तो सिंपली जो R इक्वल टू होगा R1 का मान 10, R2 का मान 6 और इसका मान 4, कितना हो जाएगा 10 6 16 4 20 ओम। यह इसका क्या है, परिणामी है। ये तो एक सिंपल सी बात हो गई इसकी। अब आपको इसमें नोट क्या करना है, जो बात मैं नोट कराना चाहता हूं वो सुनिए क्या है। देखिए आपको लिखना है नोट, और ये नोट वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसे कलर चेंज कर लेता हूं, फिर आपको इसे बताता हूं मार्कर का कलर चेंज करके कि इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, लेट्स से येलो कलर चूज कर लेता हूं, या तो मोड में जाके येलो कलर को थोड़ा लाइट कर ले रहा हूँ, फिर बात करते हैं। तो देखिए येलो, ओके लाइट कलर ले लेते हैं, ओके कर लेते हैं। देखिए अब मैं येलो कलर की बात करूं, येलो कलर से लिखूंगा। क्यों लिखूंगा, क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट बात बतानी है, वो बात जो बात छुपी हुई रह गई थी। देखिए नोट क्या लिखना है, नोट आपको ये लिखना है कि जो परिणामी प्रतिरोध आया है, कितना आया है 20 ओम, और देखा जाए R1 10 है, R2 6 है और R3 भी क्या है 4 है। ये जो प्रतिरोध तीन दिए गए हैं 10 6 और 4, इनका जो प्रतिरोध है हमेशा परिणामी से क्या आएगा, कम रहेगा। यानी कि जो हमारा श्रेणी क्रम संयोजन का परिणामी प्रतिरोध होता है वह सदैव उस परिपथ में उपस्थित हर एक प्रतिरोध से क्या होता है, अधिक होता है। आप देखिए हर एक प्रतिरोध से, यानी कि R1 से भी अधिक है, R1 से अधिक है ना, R1 10 है ये 20 है, R2 आपका 6 है ये 20 है, R3 आपका कितना है 4 है ये 20 है। तो यानी किसी परिपथ में उपस्थित प्रतिरोध सदैव प्रतिरोध के उस परिपथ के परिणामी प्रतिरोध से क्या होगा, कम होगा। ये बात याद रखिए, आप एग्जाम में लगाते वक्त इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर आपका परिणामी प्रतिरोध, जैसे आप एग्जाम में लगाया 20 की जगह कुछ और आ गया, जैसे 10 के नीचे 9 आ गया, यानी आपने जोड़ने में गलती कर दी। ये बात याद रखिएगा, हमेशा प्रतिरोध जो परिणामी आएगा श्रेणी क्रम संयोजन में, जो परिणामी प्रतिरोध आएगा वो सदैव उसमें उपस्थित प्रतिरोधों से क्या होगा, अधिक होगा। ये बात याद रखिएगा, मैं लिख दे रहा हूं। अतः हम लोग क्या कह सकते हैं, अतः श्रेणी क्रम संयोजन का परिणामी प्रतिरोध, परिणामी प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध, परिणामी प्रतिरोध सदैव परिपथ में उपस्थित प्रत्येक, यानी कि हर एक से, प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक होता है। हमेशा उससे क्या होगा, अधिक होगा, अधिक होता है। नोट करके ये बात याद कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप बातें समझ में आई हो। फिर भी कोई डाउट हो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इतनी बातें हो गई इससे रिलेटेड, आई होप कि आप इसे याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट जो दिया है क्वेश्चन, कह रहा है कि एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 30 ओम है तथा एक 8 ओम का प्रतिरोध, एक 8 ओम का प्रतिरोध का चालक 10 ओम की बैटरी से चित्र में दिखाए गए अनुसार संयोजित है। ठीक है, मैं एक फिगर बना देता हूं। देखो फिगर मैं नहीं बना पाया क्योंकि ये चीजें टाइप करनी पड़ती है, और फिर फिगर या तो मैं कहीं से इंसर्ट करूं तो ही हो पाएगा। तो मैं इस बात को इसलिए छोड़ देता हूं कि मैं यहीं पर करा दूंगा डायरेक्ट, मतलब जब कुछ एग्जाम्पल कराता रहूंगा उसी समय ऐसे ही आपके सामने फिगर ड्रा कर दूंगा। इससे आपको ये भी रहेगा कि एग्जाम में फिगर कैसे ड्रा करना रहेगा। तो देखिए एक प्रतिरोध आपका जो जुड़ा हुआ है कितने ओम का है, एक विद्युत लैंप यानी कि विद्युत बल्ब है 30 ओम है उसका, तथा एक 8 ओम प्रतिरोध का चालक है। 10 ओम की बैटरी के पास होगा, वो बात की बात है। यानी कि यहाँ पर जो हमारा है यह 8 ओम प्रतिरोध का चालक है। यह किससे जुड़ा हुआ है, विद्युत लैंप से। तो यहाँ पर एक विद्युत लैंप जोड़ देते हैं। आइडियली आपको फिगर बनाना है, बहुत ही एचडी और बहुत खास बनाने की जरूरत नहीं है। ये हम मान लेते हैं हमारा विद्युत लैंप है जिसका प्रतिरोध कितना है 30 ओम है। यह कितना है 30 ओम है। एक जुड़ा होगा बैटरी के साथ जिसमें धारा प्रवाहित होगी। यहाँ पे हमारा बैटरी क्या होता है, सेलों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, बैटरी बनता है।
ठीक है, यहाँ पर कुंजी मान लेते हैं, के लगा हुआ है और सर्किट बंद है, धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इतनी बातें हुई है। अब हम लोग यहाँ पे जो भी दिया है, भी आपको कितना दिया है, भी नहीं दिया है, कोई बात नहीं, नहीं दिया है, हम लोग इसे फाइंड कर लेंगे। ठीक है, और नहीं तो 10 वोल्ट की बैटरी, ओके ओके ओके, ये 10 ओम नहीं है, यहाँ पे 10 वोल्ट होना चाहिए, सॉरी, ये 10 वोल्ट की बैटरी है। कितने वोल्ट की, 10 वोल्ट की, यानी भी हमारा जो दिया है वो कितना है, 10 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। इतनी बातें हैं। ठीक है, यहाँ पे 10 ओम ना होकर 10 वोल्ट होना चाहिए था। तो देखिए अब इसे सॉल्व करते हैं। इसका सोल्यूशन कैसे आएगा मैं आपको बता दूं। आपका परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना है, तो ये किस में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में। तो लेट्स से दिस इज R1 और ये हमारा क्या है, R2। तो हम लोग क्या करेंगे, R1 ए मैं सॉल्व कर रहा हूं, ए यानी कि परिपथ का कुल प्रतिरोध निकाल रहा हूं। R1 तथा R2 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो मैं R1 और R2 को किस में जोड़ दे रहा हूं, श्रेणी क्रम में। तो इसका परिणामी प्रतिरोध R क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो यहां से जो R आएगा वो क्या आएगा, 8 प्लस 30, तो यह कितना हो जाएगा, 38 यानी कि 38 ओम आ जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। यानी जो कुल प्रतिरोध आएगा वो कितना आएगा, कुल प्रतिरोध जो हमारा आएगा R इक्वल टू कितना आएगा, 38 ओम। तो ये ऑप्शन मेरा जो पहला क्वेश्चन पूछा था ए, कि इसका कुल प्रतिरोध कितना आएगा, तो वो कुल प्रतिरोध कितना होगा, 30 ओम, सॉरी 38 ओम। 30 और 8 कितने हो गए, 38 ओम। तो ये हमारा पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, देख लेते हैं दूसरा क्या पूछा है। जो दूसरा पूछा है वो क्या है कि परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, धारा यानी कि आई निकालना है। तो सिंपली हमें क्या निकालना है, आई निकालना है। तो अगर हम क्वेश्चन में देखें, जो हमसे बी पूछा है, धारा पूछा है, तो देखिए अगर मैं इसमें देखूं हमें क्या क्या फाइंड है, हमें आर पता है जो कि कितना है, 38 ओम। हमें भी पता है जो कि कितना है, 10 वोल्ट। हमें सिर्फ क्या निकालना है, आई। तो ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार क्या था ओम का नियम, भी इक्वल टू सिंपली क्या था, आई आर। हमें क्या चाहिए, आई। तो ये आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी बाई आर हो जाएगा। अब मैं इसे सॉल्व कर लेता हूं। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी का मान कितना है, 10, आर का मान कितना है, 38। अब मैं दोनों वैल्यू को पुट करूंगा और सिंपली यहां से इसे क्या कर लूंगा, हल कर लूंगा। तो देखिए आई का मान यहां से क्या हो जाएगा, 2 से कट करेंगे ये हो जाएगा 5, और ये 2 से कट करेंगे कितना हो जाएगा, 19। तो 5/19। अब मैं 19 से अगर भाग देना जाऊँ 5 में, तो ये संख्या कम होने के कारण दशमलव होगा, 0 आएगा। 19 गुना फिर क्या हो जाएगा, 38। तो ये घटाने कितना आ जाएगा, 12, दशमलव है ही 0। तो 20 छक्का 150 होता है, 20 छक्का 150 यानी कि 19 छक्के कुछ आएगा। तो यहाँ पे 6 लिख लेता हूँ, और 2 पॉइंट के बाद आपको इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखिएगा 0.26। ये 6 बार हो जाएगा। देखिए 6 9 54, 5 आएगा, 6 का 6 5 11, घटाएंगे सिंपली 6 आएगा, फिर वही प्रोसेस है, दशमलव लगाइए फिर 0 लगाइए, 60 हो जाएगा, 19 या 57। लेकिन ये सब चीजें आपको नहीं करना है, आप बस दशमलव के बाद 2 संख्या तक लिखकर उसे छोड़ दीजिए। तो आई का मान यहाँ पे मेरा कितना आ गया, 0.26 एम्पियर। ये बात याद रखिएगा, जैसे मैं आंसर को बॉक्स कर रहा हूँ वैसे आप एग्जाम में भी करिए। इससे क्या होता है, एग्जामिनर के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है, उसे आंसर साफ साफ दिख जाता है। अब चलिए थर्ड इसका ऑप्शन सॉल्व करते हैं। देखिए थर्ड इसमें क्या पूछा है, थर्ड क्या पूछा है भाई, थर्ड कह रहा है विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर निकालिए। विभवांतर यानी कि भी निकालना है। ठीक है, कहाँ कहाँ निकालना है, कहाँ कहाँ निकालना है, एक इस चालक पर R1 के कारण और एक किस पे, R2 के कारण। अब देखिए यहाँ पे थियरी काम आती है। थियरी कैसे काम आती है, क्योंकि इन दोनों प्रतिरोधकों पे, जो मेरे दोनों प्रतिरोध है, यानी कि R1 जो बराबर 8 ओम है और R2 बराबर जो 30 ओम है, इन दोनों पर मुझे भी निकालना है। यानी कि मैं इसे V1 मान लेता हूं, यहाँ पे निकालना है, और इसमें क्या निकालना है, V2 निकालना है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर थियरी काम में आती है।
यहाँ पर मैं आई का मान सिर्फ क्या लिखूंगा 0.26 एम्पियर। ऐसा क्यों? और इसमें भी आई का मान कितना लिखूंगा 0.26 एम्पियर। इसमें I1 I2 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि दोनों प्रतिरोध किस में जुड़े हुए हैं? श्रेणी में। दोनों प्रतिरोध किस में जुड़े हुए हैं? श्रेणी में। और आप थियरी पढ़े हो कि अगर प्रतिरोधकों को श्रेणी में जोड़ दें तो उन पे धारा क्या होती है? एक समान होती है। यानी कि जो धारा R1 पे होगा वही धारा किस पे होगा? R2 पे होगा। 8 ओम के प्रतिरोध में जो धारा बहेगी वही धारा 30 ओम के प्रतिरोध में भी बहेगा। इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे I की वैल्यू क्या रखा हूँ 0.26 और यहाँ पे भी 0.26। अब मैं यहाँ पे एक बॉर्डर क्रॉस करूंगा और सीधा यहाँ से V1 V2 की वैल्यू निकालूंगा। तो देखिए V1 बराबर मैं डायरेक्ट क्या लिख दूं IR1, ओम का नियम 1 ही लिख दे रहे हैं। तो 0.26 गुणे 8, गुणा ही तो करने हैं। देखो 8 छग 48 हो जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 4। 8 दूनी के 16, 16 4 20। दशमलव कितने पे है? 2 पे। पीछे से गिनकर 2 पे लगा दीजिए। ये आपका V1 का मान आ जाएगा कितना? 2.08 वोल्ट। ये हमारा क्या आ जाएगा? V1 का मान। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 4 मैं हटा दे रहा हूं। अब हम लोग इसी प्रकार V2 को निकाल लेंगे। तो V2 हमारा क्या हो जाएगा? IR2 हो जाएगा। तो I का मान 0.26, R2 का मान 30 ओम। देखिए अब गुणा कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पे भी 2 डिजिट दिख रहा है, 2 डिजिट, यहाँ भी 2 डिजिट, 2 अंक के हैं। तो 2 अंक का करना कैसे? अगर आपको 0 दिख रहा है तो डायरेक्ट 0 लिख लीजिए। फिर 3 छक्का क्या हो जाएगा? 18। कितना बचेगा? 1। 3 दूनी के 6, 6 और 1 7। अब दशमलव कितने पे लगाना है? 2 पे ना जी, 2 पे लगाना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब 2 पे लगाना है तो सिंपली आप पीछे से 2 पे लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आपको 3 डिजिट से गुणा करने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि 0.26 यहाँ पे लिखे फिर इसका गुणा 30 से करें, ये सब काम ना करिए। डायरेक्ट एक 0 लिखिए, 3 का गुणा करिए, जो आएगा उसे आंसर के रूप में लिख लीजिए। तो जो हमारा V2 आएगा वो आएगा 7.80 वोल्ट। ठीक है। अब यहाँ पे फिर थियरी की बात कर लेते हैं। थोड़ी सी बात थियरी की कर लेते हैं। जो हम लोग पढ़े वो यहाँ पे यूज कैसे होगा। तो देखिए यूज कैसे होगा, पहले मैं इसे बॉक्स कर दूं। ठीक है। अब सुनिए, आपका भी जो टोटल भी है, एक पेज ले लेते हैं, उस पर बात करते हैं, या तो यहीं पे लिख लेते हैं। भी का मान टोटल कितना है? 10 वोल्ट। आप देखिए जब भी ये 10 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट से हमेशा V1 और V2 क्या आएंगे? कम आएंगे। क्यों कम आएंगे? क्योंकि यही भी ही तो आपका 2 पार्ट में डिवाइड होगा। ये वोल्टेज आगे जाकर ही 8 ओम प्रतिरोध के पास जा रहा है और 30 वोल्ट की 30 ओम के बल्ब के पास भी जा रहा है, इसलिए ये 10 वोल्ट रहेगा। और बाकी V1 V2 अगर आप जोड़ेंगे इसका वोल्टेज V1 V2 का और V1 का, तब भी ये 10 से ज्यादा नहीं होंगे। ज्यादा से ज्यादा कितना होगा? 10 तक ही जाएगा, क्योंकि जो वोल्टेज आप दे रहे हैं कितना है? कितने वोल्टेज का है? 10 वोल्टेज का। आप इसे जोड़ लीजिए। जैसे देखिए ये 7 2 9 हो जाएगा, 9.88 आएगा। जैसे अगर मैं इसे जोड़ लूं तो ये 2.08 और यहाँ पे क्या होगा? 7.80। तो ये जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, यहाँ भी 8 और 7 2 9 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और बाकी जो है वो इरर में गिन लिए जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 7.88 ये हमेशा इससे क्या रहेंगे? कम रहेंगे। ये बात याद रखिएगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम लोग समांतर या पार्श्व क्रम के बारे में पढ़ेंगे। आप इस लेक्चर का जो ये लेक्चर है इसका नोट्स बना लीजिएगा, उस पर अच्छे से कमांड रखिएगा, ताकि कल की क्लास जब हम पढ़ाएं तो इससे कंपेयर करने पर आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिले। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद आप लोग का। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें और सभी लोग से शेयर करें दोस्तों के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़िए। ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।